तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आइसोलॉजी में। हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से विस्तार पूर्वक हमने चर्चा कर ली थी, जो 3 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हुआ था। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें तीनों वीडियोस के क्रमवार लिंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हमने सारी चर्चा कर ली थी। हमने ये देखा था कि जब हम पूरा पढ़ लेंगे कोई भी टॉपिक तो उसके प्रश्नों को समझेंगे और हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी इन तीनों के जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं पिछले 10 सालों में, हम उनको देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है और कैसे क्वेश्चन को टैकल करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम यूपीएससी प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। 2013 से हमने क्वेश्चनों को उठाया है। 2013 में सिलेबस बदला था, आप जानते हैं, तब से वही चला आ रहा है। तो 2013 में क्वेश्चन पूछा था, आप देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो उनके विशाल महल व मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो हमने तो आपको पूरा बढ़िया से पढ़ा दिया है। इसको आप देखेंगे, इसको आप देख लेंगे। अब हमको इसको समझने की ज़रूरत है कि यूपीएससी क्या है। कि यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का एक अपना तरीका होता है। हम बीपीएससी और यूपीपीसीएस में जो भी क्वेश्चन देखते हैं तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यूपीएससी में जो क्वेश्चन होता है वो समझ के हिसाब से होता है। तो ये बता रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ये क्वेश्चन विशेषता बता रहा है, तो इनमें कौन सा सही है कौन सा नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो शब्द आ रहा है विशाल महल, हमने शाही वर्ग की उपस्थिति देखी थी, दुर्गों की उपस्थिति देखी थी। पश्चिमी भाग में शाही वर्ग था, वहाँ पर सार्वजनिक स्नानागार, बड़े अन्नागार, इमारतें, बड़ी इमारतें मिली थी, तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि विशाल महल थे। मंदिरों पर हमने बात की थी, हमने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको लेकर चलते हैं। यूपीएससी जो है आपके समझ का ज़्यादा टेस्ट करती है, ना कि ज्ञान का। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हमने आपको बताया था कि मिट्टी की मूर्तियों में महिला और पुरुष दोनों की मूर्तियां मिली हैं, उनका धार्मिक महत्व रहा होगा। तो इसका मतलब पुरुषों की और महिलाओं की दोनों की पूजा होती थी, और जिनमें ज़्यादा महिलाओं की थी, इसलिए इसे मातृ सत्तात्मक समाज कहा जाता रहा होगा। तो ये है, हमने देखा था पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली थी, पशुपतिनाथ योग की मुद्रा में एक योगी की जो शिव का प्रारंभिक स्वरूप है। तो ये सारी चीज़ें ये है कि देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये सही हो जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। पहला जो ऑप्शन था हमारा वो गलत हो गया, दूसरा ये है सही हो गया। युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता घोड़े का प्रयोग या घोड़े से परिचित थे, इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इनमें कौन सा आपका सही मिला? ये दूसरा। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, तो आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो 2017 में पूछा गया था, मतलब 2014 और 2015 में सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न प्रीलिम्स में नहीं थे और सीधा 2017 में पूछा गया था, तो हम उसको देखेंगे। 2017 में मैं क्वेश्चन नोट यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं नोट करके लाया हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो लिखेंगे, प्रश्न है ऋग्वेद कालीन आर्यों, ऋग्वेद कालीन आर्यों, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों, और सिंधु घाटी के लोगों
ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें, या निम्नलिखित कथनों पर, हमने शॉर्ट में कर दिया, निम्नलिखित पर विचार करें। तो अब हम कथन देखेंगे। पहला कथन है ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण मतलब हेलमेट। ऋग्वेद कालीन लोग शिरस्त्राण व हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं। जबकि मैं सिंधु घाटी को लिख देता हूँ SG नहीं। क्वेश्चन को मैं थोड़ा कथन को शॉर्ट कर देता हूँ, सर्च नहीं मिलता है। इसमें है पूरा कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण मतलब ब्रैकेट में हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा कथन ये था ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का एक ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का एक ज्ञान था। ठीक है, दूसरा कथन ये है, ऐसे हम समझ लेंगे क्योंकि अब लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो हमने यहाँ क्या है, ऋग्वेद कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला क्या है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे। ठीक है, और दूसरा ये कथन है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का एक ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का एक ज्ञान था। अब इसमें क्या लिखा है दूसरे कथन में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ताम्र और लोहे का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान था, हमने बताया था आपको नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ तांबा, टिन से कांसा बनाते थे। सोने चांदी का एक ज्ञान था, हमने आपको बताया था, सोने चांदी का तो था ही, लाजवर्द मणि भी थी, लेकिन लोहे जैसी चीज़ अभी नहीं आई थी। ठीक है, लोहे जैसी चीज़ वैदिक काल के जब महाजनपदों का उदय होने लगता है उत्तर वैदिक काल में, तब लोहे की खोज होती है या लोहे का आविष्कार भारत में होता है। तो दूसरा तो गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। पहला इसलिए गलत हो गया कि जो ऋग्वैदिक संस्कृति थी, ऋग्वेद कालीन आर्य, तो वहाँ पर वो ग्रामीण सभ्यता थी, वहाँ युद्ध जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में तो थी ही नहीं। तो और तीसरा इसमें कथन है, तीसरा कथन क्या है, तीसरा कथन है ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बनाया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इसे जानते थे। हमने आपको बताया था कि इस बात के किसी भी प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आप देखेंगे ये 2017 का क्वेश्चन हमने आपको बताया था, आप सर्च कर लीजिएगा, उसको नोट करके फिर आप इसको समझिएगा। तो जो तीसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बनाया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इसे जानते थे। हमने आपको पहले ही बताया था कि सिंधु घाटी के लोग का घोड़ों से कोई परिचय नहीं था। ऋग्वेद में जब हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद काल जब हम पढ़ते हैं, वहाँ घोड़ों से वो ठीक ठाक परिचित हो चुके थे। तो इसमें हम कौन सा करेंगे, जो तीसरा है ये हमारा सही है। तो ये तीसरा हमारा सही हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन 1 2 3 दिया था, तो नीचे करके यूपीएससी देता है केवल 1 2 3, 1 2 या केवल 3, तो ये केवल 3 वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है,
अब यूपीएससी में सिंधु घाटी सभ्यता से 2013 से लेकर 2022 के बीच में सिर्फ 2 प्रश्न पूछे गए हैं। हमने दोनों की चर्चा कर ली है। हमने आपको बताया था कि ये समझ का खेल है। जैसे यहाँ लिखा था कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और चित्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सिंधु घाटी सभ्यता में युद्ध जैसी कोई चीज़ नहीं मिलती है, ये तो सत्य है। लेकिन ऋग्वेद काल में जब हम इंटर करते हैं तो वो ग्रामीण सभ्यता थी, वहाँ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो ये क्वेश्चन ये जो कथन है गलत हो जाता है। दूसरे कथन में हमने देखा था, दूसरा कथन ये था कि ऋग्वेद में जो ऋग्वेद कालीन आर्यों में स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान तो था ही नहीं, तो दूसरा कथन गलत हो गया। ऐसे समझ बना के चलना है और समझ पर ही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद ये तीसरा जो था ये सही हो गया, तीसरा कथन सही हो गया। उसमें लिखा है कि ऋग्वेद काल के लोग घोड़ों से परिचित थे, ये बात सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे या नहीं, इस बात का किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तो तीसरा कथन हम सही कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 से 2022 के बीच सिंधु घाटी सभ्यता से, तो हम उसको देखेंगे 2022 में। अभी हम यूपीएससी का प्रीलिम्स देख रहे हैं, उन पे क्वेश्चनों पे चर्चा हो रही है। तो ये 2022 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। 2021 का प्रश्न है, आप चेक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा था। हमने आपको बताया था विकसित जल प्रबंधन प्रणाली, याद है आपको, विकसित जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में हमने आपको बताया था। और ये कहाँ पे हमने आपको बताया था, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा बताया था। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है राखीगढ़ी, चौथा है रोपड़। ABCD सिर्फ दिया हुआ है। ये यूपीएससी का 2021 का क्वेश्चन है। तो हमने कहाँ बताया था विकसित जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ है, धौलावीरा, और ऑप्शन में धौलावीरा दिया गया है, तो हम धौलावीरा को, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब यूपीएससी में 2013 से 2022 के बीच सिर्फ 3 प्रश्न पूछे गए हैं, और जितना हम लोगों ने पढ़ा है, हम देख रहे हैं कि जो भी हमने 3 लेक्चर में कवर किया है, उनके हिसाब से हम इन प्रश्नों को आसानी से कर पा रहे हैं, समझ के आधार पर कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे बीपीएससी की तरफ। बीपीएससी, अब आ जाइए बीपीएससी पर। बीपीएससी में कब से देखेंगे, तो सन 2000 से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सन 2000 ईस्वी से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनको देखेंगे। मतलब 2004 से जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, मतलब 46वीं बीपीएससी से, 46वीं बीपीएससी 2004 ईस्वी में हुआ था। तो वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न पूछा है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हमने क्या बताया आपको, हमने अभी बताया जो 2021 में यूपीएससी का क्वेश्चन आया था, विकसित जल प्रबंधन प्रणाली, ये कहाँ है, धौलावीरा में। वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया है, विकसित जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ है ये, धौलावीरा। आसानी से हम कर पा रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा भी कोई नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस है, आप खुद चेक करिएगा। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन दिए गए हैं धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर। आप जानते हैं उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली या विकसित जल प्रबंधन प्रणाली, या यूपीएससी ने जिस तरह पूछा था कि उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली, तो धौलावीरा हम सीधा क्लिक करेंगे, धौलावीरा। तो
2004 ईस्वी में 46वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी इसी पर पूछा था। ठीक है, आगे देखेंगे हम। आगे देखिए, तिरपनवीं एवं 55वीं बीपीएससी, 46वीं के बाद सीधा 53वीं और 55वीं है। अच्छा, तो इसमें ये 2011 में हुआ था। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न है, अब हम उसको देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हमने आपको 4 महत्वपूर्ण बंदरगाह बताए थे। पहला कौन सा बताया था? लोथल। दूसरा कौन सा बताया था? सुरकोटदा। तीसरा कौन सा बताया था? रंगपुर। चौथा कौन सा बताया था? प्रभास पाटन। आपको याद होगा, हमने आपको लिखवाया था लास्ट में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में भी लिखवाया था, मेंस लिखवा रहे थे तब भी लिखवाया था, प्रीलिम्स फैक्ट लिखवा रहे थे तब भी लिखवाया था। तो ये क्वेश्चन जो पूछा है 53वीं से 55वीं बीपीएससी में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? अब ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी नागपट्टनम। तो ये सिकंदरिया जो हमने कोई स्थल पढ़ा ही नहीं है, महास्थानगढ़ कोई स्थल पढ़ा ही नहीं है, नागपट्टनम जैसा भी कोई स्थल नहीं पढ़ा है, तो लोथल हमने बंदरगाह के रूप में पढ़ा है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। जितने भी आपने जो भी पढ़ा 3 लेक्चर में, वो सब इसमें आ जा रहा है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम मेंस के भी प्रश्न देखेंगे, तनाव मत लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे 56वीं और 59वीं में, 56वीं और 59वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 56वीं और 59वीं बीपीएससी में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? समझ रहे हैं? ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित। उत्खनन से बहुत प्रश्न नहीं आते हैं, बीपीएससी ने ये क्वेश्चन 2015 में पूछ लिया है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल से जो संबंधित है, अभी हम ऑप्शन देखेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया है दोनों स्थलों के उत्खनन से जो संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिया आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, वी.ए. स्मिथ। आप किसी भी प्रकार की बुक फॉलो कर रहे होंगे तो इसमें एक चार्ट देता है, सारे जितने भी स्थल हैं उनके जो खोज करता है या उत्खनन करता है उनका नाम दिया जाता है। आप उसको देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कभी कभी पूछ लेता है। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसको आप नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ही, जहाँ आपने लिखा है वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये इन दोनों स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। तो ये 56वीं और 59वीं बीपीएससी में ये पूछा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। आगे चलिए देखते हैं और कितने प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में। 60वीं और 62वीं, 60वीं और 62वीं बीपीएससी, 60वीं और 62वीं बीपीएससी ये कब हुआ था? 2017 में, ये 2017 में। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हमने आपको बताया था इसको। इसमें ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? बनावली में। तो हल कहाँ मिलेगा? बनावली में। तो ऑप्शन क्या होगा? बनावली। सीधी बात है, इसको भी हमने देख लिया। नेक्स्ट देखेंगे 63वीं बीपीएससी जो 2018 में हुआ। 63वीं बीपीएससी 2018 में, इसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता से, मतलब हम देख रहे हैं जब भी बीपीएससी हो रहा है तो एक क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए इसमें लिखा है ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत, बी प्रथम असली मेहराब,
सी पूजा स्थल, या डी कला और वास्तुकला। देखिए इसमें क्या है कि पूजा स्थल जैसी चीज़ हमको मिलती ही नहीं है। पूजा स्थल अगर मिलता तो हमने यूपीएससी में जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें मंदिर हम टिकल करते, मंदिर को सही मानते, लेकिन पूजा स्थल कैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा। मेहराब तो मध्यकालीन इतिहास में आता है, उससे पहले मेहराब जैसी चीज़ भारत में नहीं थी, तो ये भी ख़त्म हो गया। पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला, इसमें जो सबसे सही आंसर होगा वो पक्की ईंट से बनी इमारत। हमने आपसे बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी मकान बने हैं, जहाँ भी बने हैं, जैसे भी बने हैं, जिस स्थल पर बने हैं, कहीं पर भी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में वो पक्की ईंटों से बने हुए हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। आसानी से आप एक बार जो पूरा रिवाइज कर लेंगे बढ़िया से बैठकर, तो आप ये समझेंगे और आपको खुद ही पता चलेगा कि जितने भी प्रश्न भी बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछे जा रहे हैं वो आपको आते हैं, उस पर ज़्यादा आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। 64वीं पे बात करते हैं। 64वीं बीपीएससी। 64वीं बीपीएससी में क्या लिखा है? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त होता है कृषि एवं पशुपालन को मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ से हम एकदम शुरुआत में ही इसको पढ़ते हैं, जब हम इतिहास की किसी भी किताब को पढ़ते हैं, पहिए का आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, तो कृषि एवं पशुपालन का भारत में जो मेहरगढ़ में मिला है। तो ये भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन ही था, हमने आपको सब बताया हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छूटी हुई हो। और 66वीं बीपीएससी जो रिसेंटली 2020 में हुई है, उसमें जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा है? निम्न में किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? निम्न में किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये तो मैंने आपको लिखवाया ही था, कालीबंगा से मिले हैं जुते हुए खेतों के। सच एक अच्छा, मैं उसमें 60वीं और 62वीं में जो आपको बता रहा था कि बनावली से जुते हुए खेत मिले, नहीं, वो कालीबंगा से मिले हैं। बनावली से हल्का टेराकोटा मिला है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ये सारे फैक्ट्स हैं जो हमने आपको बताए थे, और ये सारे क्वेश्चन टेकल हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर ले रहे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको हमने लेक्चर में बताया ना हो। आप ध्यान से देखेंगे, या जैसे आप मेरे लेक्चर को फॉलो करते हैं, उसकी नोट्स बनाते हैं सही से, और कोई भी एक बुक पढ़ लेते हैं जो फैक्चुअल हो थोड़ा, तो आप सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। बुक नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आराम से सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब हम यूपीपीसीएस पे आएंगे। यूपीपीसीएस में जब हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह है, 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। हमने 2013 से 2022 तक सारे देखे हैं। वैसे 2017 के बाद 18 में आया था। 2017 तक तो ऐसा था कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता था वो भी ऑब्जेक्टिव होता था, मेंस जो है वो भी ऑब्जेक्टिव होता था। तो हमने 2013 से 22 तक जो फर्स्ट पेपर है, जो प्रीलिम्स है, उसमें देखा तो 2 ही क्वेश्चन आए हैं। एक 2019 में आए हैं, एक 2021 में आया है। पहला जो क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह है, जो बीपीएससी में आ चुका है। बीपीएससी में ये कब आया है? बीपीएससी में 2011 में आया है। वही क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2019 में आया है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानागढ़, नागपट्टनम। आप जानते हैं लोथल, इसको आराम से कर लेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, उसमें लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये भी क्वेश्चन हमने देख लिया अभी थोड़ी देर में ही। ये कब पूछा गया है आपका? 2018 में। 2018 में बीपीएससी में पूछा गया, 2021 में ये यूपीपीसीएस ने अपने प्रीलिम्स में पूछा। तो पक्की ईंटों से बनी इमारत सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें अगर नगर नियोजन देता तो हम नगर नियोजन लगाते। ठीक है, आगे चलेंगे। ये हो गया हमारा प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के हमने सारे यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के हमने सारे प्रश्नों को देख लिया है। अब चर्चा करने का जो विषय है मेंस। सबसे पहले हम देखेंगे यूपीएससी मेंस। यूपीएससी मेंस में अब तक 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं 2013 के बाद। यूपीएससी मेंस में 2013 से 2022 के बीच में 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं।
जो प्रीलिम्स में जो हम कर रहे थे देखिए, तो उसमें क्या था कि समझ के ऊपर ज़्यादा प्रश्न थे। आप अगर अपनी समझ क्रिएट कर लेते, जैसे बीपीएससी यूपी पीसीएस में तो डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, लेकिन यूपीएससी में समझ की आवश्यकता होती है। तो आपको निगलेक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले आप निगलेक्शन सीखिए। निगलेक्शन का मतलब होता है कि ऑप्शंस को छांटना। जैसे हमने उसके में बताया था कि विशाल महल है, मंदिर तो नहीं है। उसके बाद फिर हम नीचे आए तो लोहे का जैसी चीज़ थी, तो लोहा तो सिंधु घाटी सभ्यता में है ही नहीं। तो निगलेक्शन अगर आप समझ लेते हैं तो आप प्रश्नों को ठीक से कर पाएंगे। चारों, किसी भी क्वेश्चन को टिकल करने से पहले चारों ऑप्शंस देखिए, उसमें से छांटिए। जैसे प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आपके जो प्रश्न सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 25% होती है। 4 ऑप्शन होते हैं तो 25%। अगर आप 2 उसमें निगलेक्ट कर लेते हैं, 2 बचते हैं, तो कितना हुआ 50%। तीनों कर लेते हैं जो आपको सही आता है तो 75% चांसेस हो जाते हैं। 100% फिर हो जाता है कि आपको आता है। ठीक है, तो इस तरह से निगलेक्शन आप सीख लेंगे। यूपीएससी में समझ का खेल है। यूपी पीसीएस बीपीएससी में तनाव लेने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो यूपीएससी मेन फोकस रहता है लोगों का, इसलिए वो ज़रूरी है। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता जो, अच्छा बीपीएससी में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बीपीएससी के मेंस में अब तक सिंधु घाटी सभ्यता से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसका मतलब ये नहीं कि कभी पूछा नहीं गया है। जैसे कोई भी अगर भारतीय संस्कृति के बारे में पूछता है कि भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए कि हम कब से कब तक क्या फॉलो करते आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्नों में हमें अपने इनपुट्स देने पड़ते हैं कि हम शुरुआत करते हैं तो हमें भाव कैसे शुरू करना है, तो हम उसमें अपनी प्राचीन संस्कृति सभ्यता इन सब का जिक्र करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमने ये पढ़ा तो बीपीएससी मेंस में नहीं पूछा है। हम पहला प्रश्न जो देखेंगे 2014 में पूछा था। 2014 में यूपीएससी के मेंस में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की नगरी योजना और संस्कृति किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किए हैं? इनपुट। इसके पूछने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरी योजना है, 2014 का क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरी योजना है वो किस प्रकार से आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्व रखती है जितना उस समय रखती है, और क्या इनपुट दी है। इनपुट का मतलब कि हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरी योजना थी, जो नगर प्रशासन था, उससे क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसकी क्या विशेषताएं थी, इन सब पर हमको चर्चा करनी है। आप क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लेंगे। उसमें लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की नगरी योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक, नगरी योजना भी पूछा है और संस्कृति भी पूछा है। संस्कृति, हमने आपको संस्कृति का पूरा करवाया था टॉपिक। सांस्कृतिक में कौन आता है? कला, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, शिक्षा, पहनावा, खान पान, ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये इतने डाइवर्सिफिकेशन आपने कर लिए। तो इसमें पूछा है कि जो नगरी योजना सिंधु घाटी सभ्यता की थी और वहाँ की जो संस्कृति थी तो वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किए हैं, इनपुट प्रदान किए हैं, चर्चा कीजिए। तो अब ये क्या है, इसमें क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को जब मेंस में लिखते हैं तो एक प्रसंग लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की विश्व की महान सभ्यताओं में सर्वोत्कृष्ट थी, या सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की महान सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, जो अपने व्यापार, अब किस किस चीज़ के लिए वो फेमस थी? व्यापार, वाणिज्य, नगर नियोजन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लक्षण के आधार पर अपने विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। तो पहले हम एक भूमिका बनाएंगे। भूमिका में हम क्या लिखते हैं? भूमिका में हम लिखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की महान सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? जो अपने व्यापार, वाणिज्य, नगर नियोजन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लक्षण के आधार पर
अपनी विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। तो अब हम इसका डाइवर्सिफिकेशन कर लेंगे। नगर नियोजन कैसा था? नगर नियोजन हमने बताया था कि 2 भागों में था, पश्चिमी भाग था, पूर्वी भाग था। हमने इसमें बताया था ना आपको, पश्चिमी भाग था, पूर्वी भाग था। अब ये वर्तमान के समय में पूछ रहा है, तो हमने भूमिका बना ली। तो हम ये लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना तथा सामाजिक व सांस्कृतिक अभिलक्षण आज भी हमारे समाज में दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद का पॉइंट ये होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अभिलक्षण आज भी हमारे समाज में दिखाई पड़ते हैं। कहीं ना कहीं जो वर्तमान युगीन नगरीकरण में उनके निवेश को दर्शाते हैं, जो इनपुट्स मिलते हैं। इसका मतलब कि जो नगरीय योजना है, जो सांस्कृतिक व सामाजिक चीज़ें हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो आज भी हमारे समाज में है, तो इसका मतलब वही इनपुट्स आज भी हमारे पास हैं, वो आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। ये तो यही कह रहा है कि ना क्या निवेश दिए हैं, इस तरह हमको समझने की आवश्यकता है। तो हम उसमें इस तरह लिखेंगे, अभिलक्षण दिखाई पड़ते हैं जो वर्तमान युगीन नगरीकरण में उनके निवेश को दर्शाते हैं। कि जो वर्तमान नगरीकरण है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो आज भी हमको दिखाई पड़ता है। किस स्तर पर? नगरीय योजना के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर। नगरीय योजना के संदर्भ में कैसे सड़कें आज भी आयताकार बनती हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। एक अच्छे शहर के लिए होता है कि श्रृंखलाबद्ध मकान बने, सभी छोटी नालियाँ जो घरों से निकलती है एक बड़े नाले से कनेक्टेड हो, नालों की साफ़ सफाई हो, नाले ढके जाने की प्रथा हो। ये सारी चीज़ें जो आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, ये इन्वेस्टमेंट, ये इनपुट्स हमको कहाँ से मिले हैं? तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से चले आ रहे हैं। तो हम इन सब की चर्चा करते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको चलना है, क्योंकि प्रश्नों को आपको सिर्फ समझना है। प्रश्न आप समझ लेंगे तो आप भूमिका बना लेंगे। ऐसा मत समझिएगा कि मैं प्रश्न लिखवा कर आपको उसका उत्तर लिखवाऊंगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। आप सिर्फ इसका डाइवर्सिफिकेशन कर लेंगे, तो डाइवर्सिफिकेशन के बाद जब इसका क्लासिफिकेशन, इलेबरेशन आप खुद ही कर लेंगे। एक बार क्लासिफिकेशन कर लिया आपने, उसके बाद इलेबरेशन तो अपने आप ही कर लेंगे। आपको उसमें कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ नगरों की देखभाल करने, वही सब जो हमने आपको बताया था नगरीय योजना में आप पहले इनकी विशेषताओं का वर्णन कर दीजिएगा। नगरीय योजना सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी थी, और ये साथ साथ कहते चलिएगा कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तथा आयताकार है, क्रमबद्ध है, वो आज भी एक अच्छे शहर के लिए, आज भी हम शहरों में ये विधि या ये तकनीक देखने को हमको मिलती है। तो आप आज से इसको लिखिएगा भी, आज से कनेक्टेड होते चलिएगा, तो आप ये प्रश्न को कर लेंगे। तो फिर हम जब संस्कृति पर आएंगे, तो संस्कृति का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। पूजा, शिक्षा पद्धति, पुरोहित वर्ग, ये सारी चीज़ें हम उसमें लिखते हैं। धर्म भी आ जाता है। तो नगरी नियोजन में हमने सारा देख लिया, नगरीय योजना जो वहाँ पे थी। इसमें आप लोग देख लेंगे, सारी लिख लेंगे, हम आपको लिखवा देते हैं। सड़कें, नालियाँ, रसोई घर, घरों में रसोई घर थे, शौचालय, सीवर सिस्टम, मजबूत नगर प्रशासन। हमने आपको बताया था कि एक अच्छे नगर प्रशासन के लिए उसकी देखभाल भी जरूरी होता है। कोई प्रशासनिक अधिकारी हो जो उसको पूरी तरह से चलाए। मजबूत नगर प्रशासन, ये सारी चीज़ें अभिलक्षण हैं। ये आज भी हमारे समय में सारी चीज़ें, तो ये तो हम आपको सारा कुछ लिखवा चुके हैं, इसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं, बस आप इसको समझिएगा। ये डाइवर्सिफिकेशन इसका हो जाता है कि वर्तमान नगरों में घरों में बने रसोई घर एवं शौचालय, क्रमबद्ध एवं कतार में बने हुए आवासीय भवन जो श्रृंखलाबद्ध है। जैसे कतार में एक साथ भवन बनते हैं, तो जो श्रृंखलाबद्ध मकान है वो आज भी बनते हैं। आवासीय भवन कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता को ही प्रकट करते हैं, क्योंकि उस समय के भवनावशेषों में भी लगभग यही विशेषताएं देखने को मिलती हैं।
और भी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह दोनों पाए गए हैं, जैसे लोथल है, सुरकट्टा है, रंगपुर है, प्रभास पाटन है। फिर पाकिस्तान का जो सबसे पश्चिमी बिंदु हमने बताया था सूत गेंडोर, वो जो तट है वहाँ पर भी बंदरगाह है, नदियों के पास भी बंदरगाह है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय व्यापार बंदरगाह विशेष क्षेत्रों में अवस्थित कल कारखाने, और हमने बताया था कहीं मनके का उद्योग लगा है, कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो ये आज भी हमारे किसी शहर में इंडस्ट्री लगती है, कल कारखाने लगते हैं। तो यही सारी चीज़ें आप समेट कर उसमें आपको लिखना है। बस आप एक बार किसी भी प्रश्न का क्लासिफिकेशन करना समझ गए तो आप मेंस लिखना आसानी से समझ जाएंगे। इसमें कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आपको लिखना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस इसमें समझ की कमी थी कि आप एक बार समझ लेंगे। उसी तरह सिंधु सभ्यता के नगरों में अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मनके एवं धातु बनाने के कारखाने, सेलखड़ी की मोहरें, बंदरगाह इत्यादि के अवशेष मिले हैं, जो वर्तमान नगरीय योजना एवं संस्कृति में सिंधु घाटी सभ्यता के निवेश को दर्शाते हैं। तो इस तरह आपको लेने की ज़रूरत है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम नगरीय योजना पे ज़्यादा फोकस करके ये सारी चीज़ें इसमें बता देंगे, आज भी बता देंगे कि आज के समय में क्या क्या, आप ऐसे फोकस करिएगा इस पे कि आज के समय में वो क्या क्या है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में नगरीय योजना में चलता था, नगर प्रशासन में, ठीक है। बाकी संस्कृति व समाज हमको नहीं लेना है, क्योंकि ये प्रश्न था सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति, जो नगरीय संस्कृति और योजना थी उस पर हमको फोकस करना है। तो ये है कि इसमें लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक ऐसा वर्ग मौजूद था जो मुख्यतः व्यापारी था, तथा शिल्पी एवं अन्य ऐसे वर्ग भी मौजूद थे जिनका कृषि कार्य, हमने कृषक बताया था, शिल्पी बताया था, व्यापारी बताया था। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। ठीक उसी प्रकार वर्तमान के नगरों में भी कोई व्यापारी होता है, कोई उद्योगपति होता है, कोई प्रशासनिक वर्ग है। तो ये नगरीय संस्कृति के वर्तमान निवेश को ये भी दर्शाता है। तो उपर्युक्त तर्कों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्तमान युगीन नगरीकरण में सिंधु घाटी सभ्यता के निवेश है। बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। आगे चलेंगे, अपने हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन और इलेबरेशन कर लीजिएगा। जो हमने मेंस के लिए आपको नोट्स लिखवाए थे उनको सामने रखिएगा, ये प्रश्न लिखिएगा, उसका क्लासिफिकेशन करिएगा, फिर एक एक पॉइंट निकाल के उसमें से जो आपको लगता है कि आज के समय में वो विद्यमान है, आज के समय की चर्चा करते हुए उसको कनेक्ट करते हुए लिखते हुए आप चले जाएंगे। पहले एक अच्छी भूमिका बनाएंगे, उसके बाद फिर प्रश्न के उत्तर को लिखते हुए क्रम में चले जाएंगे। लास्ट में आप ऐसे लिखेंगे, उपर्युक्त तर्कों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज उपर्युक्त तर्कों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्तमान युगीन नगरीकरण में सिंधु घाटी सभ्यता के भी निवेश देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर अपनी बात को ख़त्म करेंगे, यही है। ज़्यादा एक और क्वेश्चन पूछा है 2015 में, 2014 पर हो गया, अब 2015 में हम ये देख लेते हैं कि 2015 में एक क्वेश्चन पूछा है, वो क्या है। भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं में इस बात से भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो ग्रीस की सभ्यता थी, जो मिस्र की सभ्यता थी, वो आज तो देखने को नहीं मिलती है। और सिंधु घाटी सभ्यता या जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं थी, वैदिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद गुप्त काल से जो सारी चीज़ें चली आ रही हैं, वो आज भी हमारे जीवन का रूप है। तो वो उन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया, ये ईरान, मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, प्रश्न आपने सुन लिया। प्रश्न ये था कि भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात से भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता से और वैदिक काल से, उसके बाद मौर्य काल से जो भी सारी चीज़ें चली आ रही हैं, वो आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, परिरक्षित हैं। लेकिन मेसोपोटामिया की जो विशेषता थी, मिस्र की जो विशेषता थी, ग्रीस की जो विशेषता थी, वो खत्म हो गई। इसको हम समझेंगे, मेसोपोटामिया में ये बहुदेववादी समाज था। कि मतलब यहाँ बहुदेववादी का मतलब होता है, जैसे एकेश्वरवादी होते हैं एक लोग जो एक ईश्वर की कल्पना करते हैं। बहुदेववादी का मतलब बहुत सारे ईश्वरों की कल्पना होती है, बहुत सारे देवों की कल्पना होती है, तो उनको बहुदेववादी कहता है।
तो ये स्थल होता है ईरान व इराक था, ईरान व इराक था मेसोपोटामिया का क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र अब इसका क्या हो गया, इस्लामीकरण हो गया है। तो यहाँ की जो संस्कृति व समाज थी वो तो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, क्योंकि अब ये समाज पूरी तरह से एक ईश्वरवादी को फॉलो करता है। तो आप ये समझ रहे होंगे, ग्रीस की सभ्यता जो थी वहाँ फिर रोमन साम्राज्य ने आक्रमण किया तो वो भी पूरी तरह ख़त्म हो गई। मिस्र की सभ्यता में भी इस्लामीकरण हो गया तो वहाँ भी एक ईश्वरवादी चीज़ें आ गई। नहीं तो वहाँ फ़ैरो को, जो वहाँ का राजा को फ़ैरो कहा जाता था, उसको एक रासायनिक लेप लगाकर एक बड़े से पिरामिड में दफनाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम में नहीं है। जब इस्लाम वहाँ पर पहुँचा तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। मिस्र की सभ्यता में भी बहुदेववाद हमको देखने को मिलता है। तो अब एक भूमिका में इसको शुरू कर सकते हैं कि मिस्र, मेसोपोटामिया, ग्रीस तथा प्राचीन की सभ्यताएं विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से प्रमुख है। भारत की प्राचीन सभ्यता से इतर विश्व की ये प्राचीन सभ्यताएं या तो नष्ट हो गई हैं या फिर प्रतिस्थापित कर दी गई हैं। नष्ट होने का मतलब पूरी तरह ख़त्म हो गई, प्रतिस्थापित करने का मतलब एक नई विचारधारा आ गई, जो पुरानी विचारधारा हो गई उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो यही है कि ये हमारा, उसी में हम ढेर सारी चर्चा कर देंगे कि प्रकृति पूजा जो सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है आज भी हमारे जीवन में है। मातृत्व का मतलब व्यक्ति को अपने आप को माँ से जोड़ना। तो मातृ सत्तात्मक समाज, हमारा समाज तो आज पितृ सत्तात्मक है, लेकिन मातृ सत्तात्मकता आज भी हमारे अंदर है, ये तो है। उसके बाद प्रकृति पूजा, मातृ सत्तात्मकता और शाही वर्ग, ये सारी चीज़ें। वर्ण व्यवस्था आज भी हमारे समाज में मौजूद है। वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल से आ रही है। ये हम सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता की बात नहीं करें, प्राचीन सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यताएं थी उनमें से कौन सी है। तो हमने इसके बारे में सारा लिखा है, इस तरह इसको लिखेंगे आगे। मिस्र की प्राचीन सभ्यता प्रकृति पूजक और बहुदेववादी थी। जो ये मिस्र की सभ्यता थी, जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकृति की पूजा होती थी, बहुदेववाद था, उसी तरह वहाँ था। लेकिन अब वो संस्कृति और समाज वहाँ से नष्ट हो चुका, वहाँ इस्लाम का आगमन हो गया, इस्लामीकरण हो गया, तो एक ईश्वरवाद जैसी कल्पना और विचारधारा वहाँ पर आ गई, तो वो प्रतिस्थापित हो गई। उसी तरह इराक और ईरान में प्रतिस्थापन हो गया और ग्रीस की सभ्यता को रोमन्स ने ख़त्म कर दिया। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करते हुए, और जो आज के समय में मौजूद है, जो बहुत पहले सिंधु घाटी सभ्यता से चले आ रही है, हमने बहुत सारे टॉपिक्स को आपको लिखवाया है, कला, मूर्ति कला, धर्म, इन सब बातों पर आप चर्चा करेंगे, आप उसमें लिख देंगे। जब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक और बहुदेववादी थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ इस्लामी एकेश्वरवाद आ चुका है। इसी प्रकार ममी के रूप में शवों को संरक्षित करने की विधि तथा अन्य कलाएं लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे यहाँ जो अंत्योष्टि संस्कार होता था, जो दाह, जैसे हमने बताए थे, पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान, दाह संस्कार, वो तब से चला रहा है, आज भी हो रहा है। और जो मिस्र में सभ्यता में जो अंतिम संस्कार की विधि थी वो पूरी तरह लुप्त हो गई है। और जो इसी तरह हमको लिखना है कि फिर उसके बाद आप लिखेंगे, जबकि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक मातृ देवी हमने देखा था, उर्वरता की देवी, महिलाओं की ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं उनका, और मातृ सत्तात्मक समाज, तो मातृ देवी, पशुपति, शिव जैसे देवता, जैसे पशुपति जो विभिन्न पशुओं से घिरे हो, उन्हें शिव का प्रारंभिक रूप माना गया है। और जो शिवलिंग मिले हैं, शिवलिंग की पूजा तो आज भी होती है। तो ये सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4500 ईस्वी से 4500 साल और 5000 साल पहले जो थी वो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। बस इन्हीं सब की चर्चा आपको करके बात को पूरा कर देना है। कोई बहुत कठिन प्रश्न तो है नहीं। जो आप नोट्स बनाएंगे, जिस नोट्स को आप पढ़ेंगे, जो हमने लिखवाया है आपको, उसका आप रिवीजन करेंगे, समझ बनाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना सीखिए। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी विषय में सोचते हैं तो उसको बिंदुवार बांट लेते हैं, जब तो उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे धर्म पर बात कर रहे हैं तो धर्म से जुड़े अनेक चीज़ें हैं, पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद है कि नहीं है, पुरोहित वर्ग है कि नहीं है, पूजा की पद्धति क्या है, जो हमने सारा क्लासिफिकेशन आपको लिखवाया था, उस हिसाब से आप सोचेंगे तो सारे कनेक्ट कर पाएंगे। साथ ही वैदिक सभ्यता के धार्मिक कर्मकांड जैसे यज्ञ और हवन
आज भी प्रचलन में है। इस जो ये क्वेश्चन 2000 कब पूछा गया था, ये 2015 में पूछा गया था। इस 2015 वाले क्वेश्चन को आप और अच्छे से कर पाएंगे जब हम वैदिक काल को पूरी तरह ख़त्म कर लेंगे और महाजनपद काल में पहुँचेंगे, तो आपको और भी विषय मिल जाएंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्राचीन सभ्यता से आज भी हमारे जीवन में मौजूद हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। बीपीएससी में मेंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। पूछा भी गया होगा वो थोड़ा इशारों में, जैसे जब भी किसी संस्कृति व समाज के बारे में पूछता है तो आपको शुरू से लिखना होता है कि हमारी संस्कृति व समाज शुरू से ऐसा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमने देखा कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उसी हिसाब से आप पढ़ेंगे। यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा था हड़प्पा सभ्यता, ये 2020 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस में 2020 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस में 2020 में हड़प्पाई प्रश्न था, ये प्रश्न था कि हड़प्पाई सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखें। हड़प्पाई सभ्यता काल में शहरी नियोजन मतलब नगर नियोजन पर टिप्पणी लिखें। अब ये तो पूरा हमने आपको बढ़िया से लिखवाया है। नगर नियोजन में आपको क्या लिखना है, सारा नगर नियोजन आपको इसमें लिख देना है। जितना भी नगर नियोजन था वहाँ पे जो भी विशेषताएं थी आपको सब लिख देना है इसी में। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता यहाँ तो है ही नहीं। हमने आपको पूरा एकदम अच्छे से लिखवाया था इसको। जब हम कला पढ़ रहे थे तो हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि नगर नियोजन, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला में नगर नियोजन आ जाता है, तो हमने नगर नियोजन पे आपको पूरी तरह से लिखवाया था। तो आप जो भी उदाहरण वहाँ पर थे, जो भी चीज़ें थी, एक सही रूप में एक भूमिका बनाकर उन्हीं सब चीज़ों को लिख देंगे और लास्ट में कुछ बातें कहते हुए अंत कर देंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, हड़प्पाई सभ्यता काल में नगर नियोजन। जैसे यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर हम बात खत्म करेंगे, प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपको ना आता हो, मेंस के भी, प्रीलिम्स के भी, जो ना पढ़ाया हो मैंने आपको। तो आप ये देखेंगे कि जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो हमने आपको पढ़ाया सारी चीज़ें। यूपी पीसीएस और बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें ये होता है कि वो डायमेंशंस नहीं होते हैं। डायमेंशन वो डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा इजी होते हैं, डायमेंशंस नहीं होते हैं उनमें। इनमें समझ बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सीधा पूछा है नगर नियोजन के बारे में, शहरी। तो नगर नियोजन से रिलेटेड आपको जो भी याद आ रहा है, जो भी विशेषताएं हैं, अपनी भूमिका एक बनाते हुए आप उसको सारा लिख देंगे। लेकिन आपने यूपीएससी का जब क्वेश्चन देखा तो उसमें डायमेंशन आ जाते हैं। डायमेंशंस का मतलब सबसे पहले आपको प्रश्न ही समझना है। बहुत लोग यूपीएससी में क्या होता है कि मेंस लिखने जाते हैं तो प्रश्न ही नहीं समझ पाते हैं कि प्रश्न में आखिर पूछा क्या है। मतलब एग्जामिनर्स आपसे पूछ क्या रहे हैं आपको खुद ही नहीं समझ में आता है। तो प्रश्न ही समझना सबसे बड़ी जीत होती है यूपीएससी में। प्रश्न को समझिए। 2 प्रश्न हमने आपको बताया था, उसमें समझ की ही बस देरी थी। अब पूछ लिया कि वर्तमान जो है, हमने आपको उस वक्त भी चर्चा की थी, सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय योजना और संस्कृति वर्तमान समय में भारत के लिए क्या इनपुट्स, इन्वेस्टमेंट दिए हैं, कि जो इन्वेस्टमेंट उस टाइम हुआ था नगरीय योजना पर और संस्कृति पर वो आज भी चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत थी। अब ये पूछ लिया कि मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यता ख़त्म हो गई, लेकिन भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वैदिक काल के विचार थे, वो आज भी चले आ रहे हैं। ऐसा क्यों है, चर्चा कीजिए। लेकिन हम यूपी पीसीएस में क्वेश्चन देख रहे हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि हड़प्पाई काल में जो शहर नियोजन था वो कैसा था। तो इस तरह आपको समझ बनानी है। जो आपको लिखवाया गया है, जो आपको पढ़ाया गया है, वो आप पूरी तरह बस उसी पर फोकस करिए। जब आपके नोट्स पूरी तरह से एकदम अच्छे से तैयार हो जाए, फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कि आपको कोई बुक अच्छी लग रही है, हाँ उसको पढ़ सकते हैं आप। पहले जो नोट्स है, क्लास नोट्स, उस पर अपनी कमांड अगर आप बना लिए तो आप 75% ऐसे ही जीत गए। कोई भी शिक्षक या कोई भी आपका साथी कभी भी किसी चीज़ की 100% तैयारी नहीं करा सकता। एक अनुमान के साथ वो चलता है कि हम इस अप्रोच पर चलेंगे तो 75 to 80% हम कवर कर लेंगे। तो अगर आप क्लास नोट्स पे आपके ठीक ठाक कमांड हो गया, वैसे मैंने कोशिश की है ऐसी कोई भी चीज़ ना छूटे, लेकिन अगर आप कोई बुक
प्रेफर करना चाहते तो आप कर सकते हैं। तो इसी तरह इन प्रश्नों पर चर्चा हो गई। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो वैदिक काल पर आएगा, फिर हम वैदिक काल पर चर्चा करेंगे, वैदिक काल देखेंगे, उत्तर वैदिक काल देखेंगे, इस तरह से डायमेंशन बनाएंगे। वहाँ पर भी सबसे पहले वहाँ का समाज देखेंगे, संस्कृति देखेंगे, कला देखेंगे, मूर्ति कला देखेंगे, चित्रकला देखेंगे, स्थापत्य कला देखेंगे, वहाँ का समाज कैसा था, महिलाओं की स्थिति क्या थी, पुरुषों की स्थिति क्या थी, मातृ सत्तात्मक था कि पितृ सत्तात्मक था। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पर देखनी है। तो इसीलिए जब मैं आपको सब करा रहा था तो आपको ब्रैकेट में क्लासिफिकेशन ज़रूर बता दे रहा था कि हम कभी भी किसी भी काल का परीक्षण करेंगे तो हमको यही सब देखना है। मुगल काल तक भी हम यही देखेंगे कि उस समय की जो स्थापत्य कला है, नगर नियोजन है, क्या है, स्थितियाँ कैसी हैं, तो वो सब उन्हीं पर चर्चा होगी। खान पान, शिक्षा पद्धति, पहनावा, यही सब हमको आपको देखना है, इन्हीं सब पे आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये हो गया और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और हम ये आगे चल रहे हैं। ये हमारा हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। हमसे जितना हो सकता था हमने पूरा अपना इनपुट आपको दिया है और हम ये आशा करते हैं कि अच्छा रहा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वैदिक काल के साथ और कल ही वीडियो वो हम अपलोड करेंगे वैदिक काल। कल हम उस पर पूरी चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक काल पर, उसके बाद फिर हम उसके बाद की चर्चा करेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसका भी प्रश्न नोट करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है बुद्ध जैन धर्म, इस पर हम आएंगे और इस पर बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसके दर्शन को भी समझेंगे, जैसे हमने आपको बताया था कारण कार्य सिद्धांत, जैन धर्म का स्यादवाद, फिर इसी में पतंजलि का जो सिद्धांत है वैशेषिक न्याय, जो भी सारी चीज़ें हम इनमें देखेंगे, इनके साथ देखेंगे शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। फिर हमने जब यूपीएससी के और यूपीपीसीएस के और बीपीएससी के भी क्वेश्चन देखे थे, इनमें इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको जब एक रेफरेंस देना पड़ता है तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का ठीक ठाक अनुभव होना चाहिए, ताकि आप भारतीय इतिहास के बारे में जब उसकी गौरव गाथा लिखने की कोशिश करें किसी भी पेपर में, किसी भी मेंस में, तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक काल ठीक ठाक से आना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कब से क्या चीज़ें चली आ रही हैं। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, और प्रश्न तो पूछे जाते हैं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि कब कौन सा प्रश्न पूछ ले, तो इसलिए सब पढ़ना है। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और ये आशा करते हैं कि आप सब सही होंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।